नमस्कार, मैं हूं सानू जैन और पब्लिक पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज की पॉडकास्ट में बहुत खास बातचीत होने वाली है, क्योंकि यहां सिर्फ सवाल जवाब नहीं होंगे। अशोकनगर के विकास को लेकर के राजनीति, प्रशासन और कुछ जमीन से जुड़े हुए मुद्दों पर खास बातचीत होगी। तो दोस्तों, आज मेरे साथ एक ऐसे मेहमान जुड़े हुए हैं जहां पर हल्की फुल्की चर्चाएं और कुछ दिलचस्प सवाल जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो आज मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के जन जन के दिलों पर राज करने वाले नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय नीरज मनोरिया जी। तो दोस्तों, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सानू भाई। और उम्मीद है कि आज की बातचीत में आपके विचार, आपकी सोच और कुछ अनकहे किस्से हमें सुनने को मिलेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि अक्सर मैंने देखा है कि अशोकनगर में जब भी राजनीतिक चर्चा चलती हैं तो एक चेहरा सामने आता है, वो है नीरज मनोरिया जी। तो सर, कैसे आपकी राजनीति की शुरुआत हुई? क्या ये सोची समझी साजिश थी या फिर हालातों ने आपको लाकर के इस राह पर खड़ा कर दिया? देखिए, दिलचस्प बात तो यह है सानू भाई जी कि पढ़ लिख ज्यादा पा नहीं रहे थे। तो छात्र जीवन से ही राजनीति का इंटरेस्ट था। परिवार में पिताजी थे, वो भी राजनीति में थे जी। तो 1999 में पहली बार में पार्षद का चुनाव लड़ गया और वो जीत गया। और हमारे यहाँ जो उस समय चुनाव हुआ, बड़े बड़े लोग हमारे खिलाफ चुनाव लड़े थे। और पहली बार 1999 प्रत्यक्ष प्रणाली चुनाव हुआ था अध्यक्ष का, तो 99 में चुनाव जीत गए। फिर 2004 में फिर चुनाव लड़े दूसरे वार्ड से, वहां भी जीत गए और बहुत अधिक नोटिस जीत गए। उसी समय में निर्विरोध नगर पालिका का उपाध्यक्ष भी बन गया। तो एक मन में ललक पैदा हो गई राजनीति की और नगर पालिका अध्यक्ष बनने की। और आप सबको पता है कि मैं आपके सामने नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में पिछले 4.25 साल से नगर का नेतृत्व कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो सर, नीरज, राजनीति के अलावा नीरज मनोरिया कौन है? और क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि राजनीति में आने के बाद में आपने कुछ खोया है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि राजनीति में आने के बाद कुछ खोया है। लेकिन राजनीति से हटके मैं एक परिवार, एक व्यवहारिकता, एक शहर और समाज के प्रति लगाव जोड़ना मेरी एक खूबी है। राजनीति पारदर्शिता अलग है, अन्य राजनीतिक दलों से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध है वहां के लोगों से, लेकिन मैंने कुछ खोया नहीं है। राजनीति में आने के बाद पाया ही पाया है। क्या ये अध्यक्ष वाला रौब घर पर भी चलता है, या फिर कभी घर वालों ने ऐसा कहा है कि घर की जिम्मेदारियां देखो, पहले बाद में आप राजनीति करो? दो चीजें है कि अंदर घर में अध्यक्ष का रौब चलता है, वो बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन घर में कभी किसी ने ये भी नहीं कहा कि आप राजनीति को प्राथमिकता देते हो, परिवार को कम प्राथमिकता देते हो। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बैलेंस रहना चाहिए राजनीति में, परिवार में, ताकि किसी को महसूस नहीं होना चाहिए कि राजनीति में आने के बाद या अध्यक्ष बनने के बाद परिवार को कम समय देना। पूरी कोशिश करता हूँ कि जितना संभव समय हो परिवार को भी दी जाए और समाज सेवा में कोई कमी ना रह जाए। तो सर, शहर की जिम्मेदारियों का भार होने के बाद भी चेहरे पे वो चमक, और लगातार मैंने जैसा महसूस किया है, देखा है कि लगातार चेहरे पे मुस्कुराहट तो बनी ही रहती है। क्या सर ये कुछ तो बयां करती है ये मुस्कुराहट? क्या कहना चाहेंगे? मैं खुद ही महसूस करता हूँ कि आप जो राजनीतिक क्षेत्र में आए और उसका भार आप सिर पे लेकर फिरो, अरे यार सफाई नहीं हो रही है, अरे यार पानी नहीं आ रहा है, तो इसको बहुत पोलाइट लेना चाहिए और समस्या का समाधान करना चाहिए। अब इसकी टेंशन करते रहो कि पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। आपके पास अमला है प्रशासन का, वो जाएगा, पानी भी देगा, सफाई भी करेगा, तो टेंशन नहीं होती। शुरू में जब मैं अध्यक्ष बन के आया था तो बड़ी मानसिक टेंशन होती थी, किसी का फोन आ जाए और वहां कचरा पड़ा है तो यार बड़ी टेंशन होती थी। यहाँ मैट को फोन लगाना, दरोगा को फोन लगाना, एचओ को फोन लगाना, उठ गया। फिर बाद में मैंने देखा कि इसको टेंशन में नहीं, अच्छे मूड में और अच्छी व्यवस्था के तहत इसको लीजिए। और हम अपने प्रशासन, हमारे जो तंत्र है, मशीनरी है, वो खूब काम करती है। हम जैसे ही फोन करते हैं, जैसे ही सूचना देते हैं, तत्काल समय भी नहीं देखते बेचारे, रात भी है तो भी उठा लेते हैं, दिन है तो भी उठा लेते हैं, अच्छा काम करते हैं बड़े खुश होके। और इस बात की भी गुस्सा नहीं आती कि लगातार भैया फोन क्यों बज रहा है। अरे यार, फोन इसलिए बज रहा है कि तुमको जनता ने मौका दिया और जनता तुम्हारे घर नहीं आई थी, तुम ही तो गए थे जनता के पास कि मुझे पार्षद बनाओ, मुझे अध्यक्ष बनाओ, उन्होंने बना दिया, तो जनता की सेवा करिए।
काफी पॉजिटिविटी के साथ में आप राजनीति में रहते हैं, तो सर कह सकते हैं कि अशोकनगर की जनता का ये आप पर प्यार है जो आपकी चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रहती है। तो सर कहना चाहूंगा कि अगर मैं आपसे कहूं कि विकास का फायदा सिर्फ कुछ इलाकों तक ही सीमित है, तो आप इसे कैसे गलत साबित करेंगे? नहीं, मैं जहाँ तक नगरीय क्षेत्र का सवाल है, मेरे अशोकनगर का जो क्षेत्र है वो काफी बड़ा हो गया है। तो हमने जो प्रयास किया है शुरू दिन से ही, उन बस्तियों में प्रयास पहले किया है जहाँ आवश्यकता है, चाहे सड़क की आवश्यकता हो, नाली की आवश्यकता हो, पानी की आवश्यकता हो, स्वच्छता की आवश्यकता हो, संपूर्ण सबसे पहला प्रयास अंत्योदय, जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, अंत्योदय अंत के व्यक्ति का उदय करने का जो मंत्र है, उस पर काम करते हैं। और उसका परिणाम है कि हमारे अशोकनगर के अंदर सानू आप भी देखेंगे तो देखो यदा कदा विरोधाभास तो होता है और इस बात की तो कोई टेंशन है नहीं कि विरोधाभास होता है, लेकिन खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन है कि अच्छा काम करने का मौका मिला है। तो लास्ट के पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास करने का काम हमारी परिषद कर रही है। अच्छा, तो सर लोग कहते हैं अक्सर कि राजनीति में आने के बाद में इंसान बदल जाता है। आप कितना बदले, 50%, 80% या फिर 100%? अब मैं तो नहीं कह सकता, तो मैं तो यही कहूंगा कि मैं बिल्कुल ही नहीं बदला। अब जनता जानती है कि कितना बदला हूं। अच्छा, जब सर मैंने देखा है कि नगर पालिका का अध्यक्ष पद जब आपने ग्रहण किया, तो इसमें सर एक बड़ी बात यह भी थी कि आपका विपक्षियों का भी सपोर्ट था, विपक्षी पार्टी का भी सपोर्ट था और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ में आपके साथ थी। तो और आज भी जब भी कोई शहर में हलचल होती है, जब भी कोई कार्य के लिए आप निकलते हैं, तो विपक्ष आप पर सवाल खड़ा करता है। तो और विपक्ष का कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि आप अपनी जिम्मेदारियों में कहीं पीछे हैं। तो ये बात सर कहां तक सच है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जिस दिन मैं नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उस समय निर्विरोध अध्यक्ष बना था, सबको पता है। और उस समय भारतीय जनता पार्टी के 12 पार्षद थे, 2 पार्षद जो निर्दलीय थे वो भाजपा में आ गए थे, इस तरह से 14 हो गए थे। कांग्रेस के 4 पार्षद थे, 14, 4, 18 और 4 पार्षद अन्य थे। मुझे सारे लोगों का समर्थन प्राप्त था और मैं अध्यक्ष बना उन सबके आशीर्वाद से, सहयोग से। और विधिवत रूप से प्रयास हमेशा यही रहा कि सबको साथ लेके, सबके विश्वास के साथ इस परिषद को आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन जो वो आरोप लगाते हैं, आपने 4.25 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, मैं तो आपके माध्यम से भी चैलेंज करता हूँ, एक भी जो आरोप उन्होंने लगाया है आज तक सिद्ध नहीं कर सके। आज तक कभी यह आरोप भेदभाव करते हैं या ये करते हैं। मैंने पहले दिन से ही, पहली जब परिषद की बैठक हुई तो संपूर्ण वार्डों में कोई निर्दलीय, कोई बहुजन, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा नहीं किया, सबको बराबर से राशि बांटी। आने वाले दिनों में भी जैसे जैसे पीआईसी परिषद की बैठक हो, सबको बराबर राशि बांटने का काम करते हैं। कभी ये नहीं देखते कि निर्दलीय जो कांग्रेस से जितनी राशि मेरे वार्ड में लगाते हैं उतनी राशि कांग्रेस या अन्य लोगों के वार्डों में लगाते हैं। इसलिए भेदभाव का कोई महत्व नहीं। हाँ, लेकिन मानव स्वभाव है, जब कोई बार बार करता है, उंगली तो करता है, तो निश्चित रूप से फिर उसको राजनीति का शिकार करने का भी मजा आता है, तो वो करते हैं। ये बात। अच्छा सर, जैसे आपने अभी कहा कि अभी तक कोई भी बात ऐसी स्पष्ट नहीं कर सके, तो एक मुद्दा मैं यहाँ पर रखूंगा कि विपक्ष द्वारा लगातार एक सड़क का जिक्र किया जा रहा है कि जो गर्ल्स स्कूल के पास वाली सड़क है, और जहां तक उस गली की स्थिति सर वाकई बहुत खराब है, और बताया जा रहा है कि इसका टेंडर 8 अगस्त 2025 को हो गया था। और वहां पर जो पार्षद है विपक्षी पार्टी के, वर्तमान में अभी विपक्षी पार्टी के नेता हैं रितेश जैन आजाद। तो सर, और ये भी कहा जा रहा है कि कारण बताया जा रहा है कि वह नगर पालिका अध्यक्ष, सीएमओ, इंजीनियर सभी के गलत कार्यों का विरोध करते हैं, इसीलिए उस रोड को अभी तक पेंडिंग रखा गया है। जब तक वह विरोध बंद नहीं करेंगे तब तक हम रोड नहीं डालेंगे, ऐसा आपका मानना है, वो कहते हैं। तो सर, ये बात कहाँ तक सच है और क्या राज है कि अभी तक वो रोड नहीं डली है? देखिए, यह कहना तो बिल्कुल गलत है कि किसी हम पर कोई आरोप लगाना और आरोप के बाद हम उन लोगों के काम नहीं करते। मैंने अभी आपसे कहा कि हम बराबर रूप से काम करते हैं। उस वार्ड में भी हमने इसके अलावा जितनी भी सड़कें हैं सब डालने का काम किया है, चाहे वो क्रमांक 1 के सामने वाली हो, चाहे गर्ल्स स्कूल के सामने वाली हो। जो भी समस्या है उसका पूरा समाधान करते हैं। हाँ, ये बात सही है, गर्ल्स स्कूल वाली गली को डालने का करना था, लेकिन बीच में जब हमने टेंडर किया था उसके बाद बरसात आ गई थी या ठंडे आ गई थी। ठंडे आने के बाद निश्चित रूप से सबको पता है कि गर्मियों में होता है डामर का काम,
और गर्मियों में मैंने घोषणा भी की थी कि मैं मार्च से अप्रैल के बीच में उस सड़क का निर्माण करूंगा, लेकिन लगातार सिर्फ सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए बार बार कहना है कि रोड नहीं डल रही, रोड नहीं। रोड समय पर डलेगी, निश्चित डलेगी, बारिश के पहले डलेगी। नगर पालिका का संकल्प, उस रोड को डालने का काम करेंगे। अच्छा, बारिश के पहले वो रोड डलेगी, ठीक है सर। कभी ऐसा हुआ है कि आपने खुद गड्ढों से बचने के लिए अपना रास्ता बदला हो? नहीं, मैंने कभी नहीं। मेरा जो रास्ता है मैं उसी रास्ते से आता हूँ, गर्ल्स स्कूल वाली गली से जाता हूँ। मैं वहाँ का पार्षद रहा हूँ और वहाँ के लोगों के प्रति मेरी 100% सिंपैथी है, क्योंकि मैं सर्वाधिक मतों से चुनाव जीता था, तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन अभी आपको पता है, मैं आपको स्पष्ट भी कर दूं इस समय कि डामर के टेंडर हुए जी, और डामर मार्च और अप्रैल में होना चाहिए था। जब टेंडर प्रक्रिया हुई थी उस समय दो देशों का युद्ध नहीं चल रहा था और डामर जो है वो बाहर से आता है, हमारे अंदर माने होगा डामर। तो डामर की जो रेट 54 रुपए थी वो शायद 97 रुपए हुई। तो ठेकेदार को भी इस समय बड़ा नुकसान हो सकता है। तो सभी ठेकेदारों ने, जो हमारा राजमाता चौराहे से अस्पताल चौराहे तक, अस्पताल से गुरुद्वारा, गुरुद्वारा से HDFC रोड भी काफी खस्ता हालत में, उसको भी बनाना था हमें। लेकिन अधिक डामर की रेट बढ़ने के कारण ठेकेदार लगातार निवेदन कर रहा है कि थोड़ा सा हमें समय दे दो, रेटें कम हो जाएंगी तो हम डाल देंगे। लेकिन हमने उनको कहा है कि अप्रैल लास्ट है, आपको डामर चाहे महंगा हो चाहे सस्ता, आपको करना पड़ेगा। और उस दृष्टि से डामर की सड़कें जितनी भी हैं शहर में सब डाली जाएंगी। सर, एक रोड का जिक्र करना चाहूंगा जो अपनी सुराना चौराहे से धर्मेंद्र पान चौराहा पर डली। सर, वहां की जनता का ये कहना है कि, और पार्षद जो हैं वहां के, उनका ये कहना है कि 2 साल में 3 साल में 3 बार वो रोड डल चुकी है और रातों रात जब रोड डाल दी जाती है और पार्षदों को बिना बताए डाल दी जाती है, तो ये नियम के विरुद्ध काम इस तरह से क्यों हो रहा है? और सर, जब अगर कोई रोड डलती है, 8 इंची का सीसी वहां पर कराया गया और 2 महीने बाद फिर से रोड डली, अगर खराब हो जाती है तो ऐसे ठेकेदारों पर क्या आपने कुछ कार्रवाई की? मैं इस बात को स्पष्ट कर दूं, ये आरोप एक व्यक्ति विशेष के द्वारा बार बार लगाए जाते हैं। जो धर्मेंद्र चौराहे से उधर की रोड की आप बात कर रहे हैं जी, ये रोड में जब अध्यक्ष बन के आया था, मैंने उस वर्ष इस पर डामर का काम कराया था। लेकिन आप भी जानते हैं कि धर्मेंद्र पान वाले से नीचे की तरफ आते हैं तो बारिश का पानी बहाव बनकर रोड पे से निकलता है, नदी जैसे, जब तक बारिश होती है, देखा है आपने, तो वो डामर की सड़क की नुकसान कर देता है, डामर पड़ जाता है। तो हमने परिषद में प्रयास किया कि हम इसको 8 इंची सड़क बना दें, तो हमने 8 इंची सड़क बनाई जी। अब ये कहना है कि 3 साल में 2 बार बना दी, कि 3 बार बना दी, 5 बार बना दी, उसको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा आपके माध्यम से। वो सड़क 8 दिन बाद ही उसका धूरा उड़ने लगी। तो नगर पालिका की जिम्मेदारी, नगर पालिका का टेक्निकल विभाग ठेकेदार को नोटिस जारी करता है, उस नोटिस के माध्यम से उसका जवाब प्राप्त हुआ, उसने सारी जिम्मेदारी ली, उससे कहा गया कि सड़क को दुरुस्त करो। 1-1.5 महीने बाद जब थोड़ी गर्मी तेज हो गई तो उस पर उसने डामर किया। वो राशि उसी ने खर्च की और उसी ठेकेदार को करना होती है। यदि वो नहीं करता उस सड़क को दुरुस्त करने का काम तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती, उसको ब्लैक लिस्ट किया जाता। लेकिन सिर्फ जनता, अच्छा दूसरे आपने कहा कि वहां की जनता, एक सिंगल आदमी भी उस धर्मेंद्र पान वाले से लेकर श्वेतांबर जैन मंदिर तक एक भी सिंगल आदमी ने उस सड़क के संबंध में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। वो भी जान रहे थे जब सड़क डाली गई थी, बहुत गुणवत्तापूर्ण डाली गई थी, लेकिन क्या परिस्थितियां बनी, कैसे उखड़ने लगी। तो वहां के लोगों ने, मेरा चूंकि वही रास्ता है निकलने का, उनने मुझसे कहा कि यार जी रोड सड़क उखड़ गई। तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, ठेकेदार को ही करना पड़ेगी, उसकी जिम्मेदारी है, और उसने करी भी और आज आप निकलिए, बेहतर रोड है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैं जो कह रहा हूँ कि पानी के भाव के कारण डामर उखड़ जाता था, अब वो इसलिए नहीं उखड़ेगा क्योंकि सड़क ऊंची हो गई है और कैंपर बन गया है, उसका कैंपर बन गया तो पानी अपने आप इधर उधर से निकल जाएगा। इसलिए नगर पालिका ने खुद की राशि से नहीं, ठेकेदार की जितनी भी सड़कों का, देखिए हर आदमी भगवान तो होता नहीं है, मैं भी इंसान हूँ, नगर पालिका अध्यक्ष हूँ, तो मैं किसी ठेकेदार से तुझे कहने नहीं जाऊंगा अगर इस रोड को खराब डालना, गुणवत्ताहीन डालना, तो मैं तो नहीं कहूंगा। जब आपको बराबर पैसा नगर पालिका देती है, बराबर रेट्स आपको दे रही है, हमारे कोई कॉम्पिटिशन नहीं होता, तो हम क्या कहेंगे ठेकेदार से, तो गुणवत्तापूर्ण काम करिए। मैं जब जाता भी हूँ तब भी आपने सुना होगा तो मैंने कहा कि सड़क गीली नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर तराई होनी चाहिए। मैं हमेशा ये भी कहता हूँ गुणवत्तापूर्ण नहीं होगा तो ठीक नहीं होगा।
लेकिन क्या मैं लोकल का आदमी होने के नाते उसे फांसी तो नहीं चढ़ा सकता। मेरी जिम्मेदारी है, वो नगर का नागरिक है, तुमको तो नेतागिरी करनी है, तुमको तो आरोप लगाने, इसके अलावा तो कुछ कर रहे नहीं है। और मुझे बताओ, कोई भी सदस्य किसी भी परिवार से, नगर पालिका एक परिवार है, मेरा परिवार जैसे आपका परिवार है, क्या परिवार का मुखिया की जिम्मेदारी ये नहीं होती कि सबको समान रूप से देखे? और यदि मेरे अधिकार हैं तो क्या कर्तव्य नहीं होते किसी के? और जो लोग हम पर आरोप लगाते हैं वो अपनी अपनी गिरबान में झांक कर देखें कि उनके कर्तव्य भी क्या है। क्या सिर्फ अधिकार है कि नगर पालिका को नंगा करना? क्या कर्तव्य ये नहीं है कि आप कभी एक भी 3.25 वर्ष में एक भी काम के लिए आपने कहा अच्छा हुआ? हम वो नगर पालिका के लोग हैं जो पिछले 50 साल बाद इस शहर में विसर्जन कुंड की कितनी बड़ी मांग थी। मैं तो जैन हूं, मुझ पर से कई बार ये भी आरोप लगा देते हैं कि मैं सनातियों को नहीं सुनता, लेकिन मुझे बताओ कि विसर्जन कुंड की शहर में आवश्यकता नहीं थी? इतने सारे अध्यक्ष निकल कर उन्होंने क्यों नहीं बनाया? हमारी परिषद ने विसर्जन कुंड बना कर दिया, हमारी परिषद ने विसर्जन घाट बना कर दिया। भगवान का जल विहार कराने के लिए जगह नहीं थी, अस्थायी बनाते थे विसर्जन कुंड। माता दुर्गा जी और गणेश जी का विसर्जन होता था, विसर्जन कुंड नहीं था, हमने वो बनाने का काम किया। हमने एक बेहतर पार्क बनाया टोरिया पर, जहाँ छोटे छोटे बच्चे और लोग जा सकते हैं पिकनिक स्पॉट के लिए। मुक्ति धाम आपने देखा, कितने साल पुराना मुक्ति धाम, इतना बेहतरीन मुक्ति धाम बना रहा है। आपको वो नहीं दिखते, अकेले एक सस्ती लोकप्रियता, एक मोबाइल सी वो चलाना, फेसबुक चलाना आपका शौक हो गया तो कुछ भी कह देना। लेकिन हम भी कुछ नहीं कहते, खूब कहिएगा हमने आज तक प्रतिवाद नहीं किया। आपका काम आप करिए, हमारा काम हमको जनता ने आशीर्वाद दिया, उसका पूरा काम करेंगे, जो संभव होगा वो करेंगे। और अगले 1 वर्ष के अंदर नगर में बहुत बेहतर काम करने जा रहे हैं। गांधी पार्क को अच्छा स्थापित करेंगे, बहुत शानदार बनाएंगे। स्टेडियम ने बहुत शानदार किया, अभी और कुछ भी करने जा रहे हैं, पवेलियन बढ़ा रहे हैं, उसमें फ्लैट लाइट लगा रहे हैं। हमारे जो शहर के खिलाड़ी हैं, जो स्पोर्ट्स बॉयज हैं, उन सबके लिए रात को खेलने की व्यवस्था करें। अभी बहुत सारे काम करने जा रहे हैं। तो सर, नगर पालिका अध्यक्ष बनने के बाद आपकी पहली चुनौती क्या थी और आपने इसे कैसे हैंडल किया? देखिए, मेरी पहली चुनौती ये थी कि मैं राजनीति में जब से अध्यक्ष बनने की सोच रहा था 2004 के बाद से जी, तो मैं प्रत्यक्ष प्रणाली से सोच रहा था। प्रत्यक्ष प्रणाली सबसे पहली चुनौती ये थी कि संपूर्ण पार्षद जो है उनको साथ लेके चलना, सबका समावेश रहे। सबसे ज्यादा हमने यही काम किया कि उन सबको साथ लिया, सबका विश्वास प्राप्त किया, हर मुद्दे पर उनसे बात की। और आपने देखा होगा, मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की नहीं कह रहा हूं, मेरे 3.25 वर्ष के कार्यकाल में सारे मध्य प्रदेश की परिषद देखी होंगी। मेरी परिषद में कभी किंतु परंतु या कोई विषय को लेकर यह नहीं हुआ कि इस विषय को हटा दीजिए या हम इसका विरोध करते हैं। हमने सबका समावेश करके शहर के लिए काम किया, इसलिए हमारी परिषद में कोई साथी हमारा विरोध नहीं करता। जिनको सिर्फ नेता ही बनना है सोशल मीडिया से, उनको छोड़ दो, बाकी सब सारे साथी हमारे साथ हैं। जब आपकी जीत हुई तो अहम रोल किसका रहा, अशोकनगर की जनता या भारतीय जनता पार्टी? दोनों चीजें। मैं जिस वार्ड से उम्मीदवार था, मेरे प्रतिद्वंदी उम्मीदवार भी मेरी समाज के ही थे, तो मुझे इस वार्ड के लोगों ने पार्षद के लिए, अध्यक्ष के लिए वोट दिया था, इसलिए मैं इतने सर्वाधिक मतों से जीता था। और हमारे यहाँ तो पार्टी का तो मैंडेट सर्वोपरि होता है, और मैंडेट से आप भी ये जानते हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट लेना ना आई बहुत बड़ी बात है। 30-40% वोट तो आपको वैसे भी 50% वोट भाजपा के नाम से मिलते ही है, और उसका लाभ मुझे हमेशा से, चाहे 99 चुनाव रहा हो, 2004 का रहा हो, अभी 2022 का चुनाव रहा हो, मैं भाजपा का जिला अध्यक्ष भी रहा हूँ। हमेशा पार्टी की वजह से ही आज मैं यहाँ पे हूँ। यदि मैं भाजपा का कार्यकर्ता नहीं होता तो सानू भाई मैं आज यहाँ आपसे बात नहीं कर रहा होता, मैं पता नहीं कहाँ किस धूल में मिल गया होता। भाजपा के तो कहीं ना कहीं दोनों का सहयोग रहा है, दोनों का, जनता का तो इतना विश्वास मुझे प्राप्त है। मैं मतलब जब नहीं था तब भी अपने लोगों के बीच में रहना मेरी जिम्मेदारी। एक बड़ी टीम के साथ में काम करता हूँ, उन लोगों का विशेष सहयोग होता है, और अपेक्षा कुछ नहीं है उनको मुझसे। एक बड़ी बात जो होती है कि मुझसे उनको अपेक्षा कुछ नहीं है, हमेशा मेरे साथ खड़े रहना, और वो अपने आप की जिम्मेदारी समझते हैं। जनता का आशीर्वाद और भाजपा का आशीर्वाद तो है ही। इतने सारे दलों पर, इतने पार्टी की जितनी जगह पर मैं रहा हूँ, पार्टी का आशीर्वाद। आपका फोन अभी सबसे ज्यादा किसके लिए बजता है, जनता की शिकायत या पार्टी के निर्देश? नहीं, एक्चुअल नगर पालिका अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है। अधिकांश फोन मुझे जो आते हैं शहर से, नगर से आते हैं, और तमाम समस्या, गर्मी का समय है तो अभी पानी की समस्या को लेकर आ रहे हैं। वैसे 12 महीने सफाई होना है या कई अन्य जो चीजें हैं, प्रधानमंत्री आवास है, सरकार की मूलभूत योजना नगर पालिका के माध्यम से जो होती हैं, उसकी लगातार पार्टी की तो मेरे पास जिम्मेदारी, छतरपुर का प्रभारी होने के नाते पार्टी की जिम्मेदारी भी है। लेकिन इतने टेलीफोन नहीं पार्टी करती, पार्टी ने तो दिशा निर्देश दे दिए, उसके बाद वो
कहती है करके लाइए, वो करते हैं, लेकिन शहर के लोगों का अधिक टेलीफोन प्राप्त होते हैं जिससे उनकी समस्या का समाधान तत्काल ही करने का काम करते हैं, उसको पेंडिंग नहीं रखते, कल देखेंगे सुबह देखेंगे, तत्काल ही करते हैं। अच्छा, जैसे आपने अभी मूलभूत आवश्यकताओं की बात की, तो लेकिन आज दिन ब दिन गर्मी भी बढ़ती जा रही है और पानी की समस्या को लेकर के सर अशोकनगर में बहुत हाहाकार मचा हुआ है। और इस टाइम पे तो जनता का कहना है कि अभी तक टैंकर भी उपलब्ध करवा देने चाहिए। तो सर क्या कहना चाहते हैं कि आप इस विषय में? देखिए, पानी की हर गर्मी में समस्या अशोक नगर पालिका क्षेत्र में रहती है, क्योंकि हमारे यहाँ 65% पाइप लाइन शहर में डली है। जो पिछले 20 साल में जो अलग बस्तियां बन गई हैं, शंकर कॉलोनी या रेलवे फाटक इस तरफ या इस तरफ, उनमें पाइप लाइन नहीं है। तो अभी हमारे कोई भी बोर आज तक, आज दिनांक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, नगर पालिका का एक भी बोर, चाहे तिल्लुकपुरी का हो, चाहे शंकर कॉलोनी का हो, चाहे ईदगाह का हो, कोई बोर सूखा नहीं है। और पिछले साल भी हमने 15 अप्रैल के बाद पानी चालू किया था। इस बार भी इस बार शासन के निर्देश थे कि परिवहन नहीं करना है, लेकिन हमने शासन से निवेदन किया कि चूंकि हमारे यहाँ 40% 35% पाइप लाइन ही नहीं है, तो परिवहन तो हमें करना ही पड़ेगा। तो हम परिवहन कर रहे हैं। 15 तारीख के बाद करना थी, टेंडर शायद 13-14 तारीख को खुल गया है। 20 अप्रैल के आसपास जिन क्षेत्रों में पानी की समस्या है, वहां सब जगह पानी परिवहन के माध्यम से पानी देने का काम करेंगे, हर घर को पानी पहुंचाने का काम करेंगे। सर आपने बताया कि जैसे अभी बोर सूखे नहीं है, और तो सर लेकिन फिर भी पानी की नलों की समस्या भी आ रही है कि 2 दिन में 1 दिन नल आते हैं और वो भी पूरा कोई निश्चित समय नहीं रहता कि किस समय पर आना है। तो दो दिन में एक टाइम नल आते हैं जी, ऐसा ऐसा नहीं है कि मेरी परिषद ने आके कर दिया है। ये पिछले 20 साल से व्यवस्था चली आ रही है। गर्मियों में होता क्या है, एक तो कभी कभी लाइट भी परेशान करती, गर्मी टंकी समय से भर नहीं पाती, 8-9 महीने दिक्कत नहीं आती। तो पानी की टंकी जब तक पूरी नहीं भर जाएगी तब तक हम पानी छोड़ते नहीं है, क्योंकि फिर हम पानी छोड़ेंगे कम टंकी से तो प्रेशर नहीं आएगा, तो समय से पूरा पानी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है घंटे आध घंटा आजकल लेट चल रहे हो गर्मियों के कारण, तो हम पूरी जब टंकी भर लेते हैं तब सप्लाई देते हैं ताकि समय से पानी पहुंच सके। वो अलग बात है कि इस गर्मियों के दौरान हम समय में थोड़ा सी दिक्कत आ जाती है। 4 बजे समय है तो हो सकता है 4:30 और 5 बजे दें, लेकिन पानी हम पूरा देने का काम कर रहे हैं। हमारे पास कोई कमी पानी की नहीं है। और हमारे यहाँ तो एक बड़ी योजना भी आ गई है जिसको हम पिछले 2-3 साल से कह रहे थे, अमृत योजना, वो आ गई है। टंकियों का निर्माण हो गया है, लगभग 3 टंकियां ऊपर आ गई हैं। एक जो हमारी टोरिया फिल्टर प्लांट की हम शायद जून या मई में चालू भी कर देंगे उसको। और अगले साल तो समस्या आनी नहीं है, क्योंकि पर्याप्त टंकियां और पर्याप्त पानी होगा। और आज की जो शहर की बस्तियां हैं, जो शहर का आवामंडल है, उसमें संपूर्ण पानी देने का काम करेंगे अगले 20 साल तक। फिर आगे बढ़ती जाएंगी तो फिर अगली योजना बनेगी। यदि आपको एक दिन का नागरिक बना दिया जाए, आम नागरिक, तो नगर पालिका से आपकी पहली शिकायत क्या होगी? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसके पहले भी 2022 अगस्त के पहले भी एक आम नागरिक ही था। शिकायत कुछ नहीं थी। शिकायत एक अतिक्रमण को लेकर तब अध्यक्ष जब नागरिक का पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं कि तब आप मुझे शिकायत रहती थी कि यार अतिक्रमण क्यों नहीं हटाते, 20 शहर में ठेले लगे हैं। आज भी है, और होने के नाते मैं अमली जामा भी पहना चुका हूँ, लेकिन अंत में जो होता है कि हमने ठेले वाले हटाए, मनवाड़ी वाले हटाए, सब्जी वाले हटाए, वो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन चले जाते हैं, फिर इकट्ठे होके आते हैं, फिर कहते हैं यार अपन यह भी एक शहर की समस्या है, लेकिन इसका कोई निराकरण इसलिए नहीं है कि देखो अपन मानव स्वभाव है जी। और जब वो आते हैं, रोते हैं और परिवार और पेट के लिए कहते हैं, क्या सब्जी वाला क्या 10-20-50 हज़ार रुपए रोज कमाता है, 500-700 की सब्जी लाता है, 100-200 रुपए रोज कमाता होगा, तो फिर दिल पसीज जाता है यार अपन भी इंसान है, इनके साथ अत्याचार मत करो। इसलिए वो वापस आ जाते हैं। इसलिए अतिक्रमण की समस्या जब नागरिक थे तब भी थी, और आज अध्यक्ष है तो भी इतना बड़ा डिसीजन नहीं कर पाते, कर लेते हैं फिर उसको वापस ले लेते हैं। ये तो है। अभी जैसे अतिक्रमण हुआ, अवैध अतिक्रमण को हटाने का निर्णय आपने लिया, तो सर ये चीज पहले से आपने सोच के रखी थी? ऐसा सुनने में आया कि 4 साल पहले आपने सोच लिया था कि अवैध अतिक्रमण यहाँ पर हटना है अशोकनगर में। नहीं, मैंने आपको कहा ना जी, क्योंकि लोकल के लोग हैं। अतिक्रमण कौन करता है? नहीं, या आप करते तो अपने ही लोग हैं जी। अब उनको हटाने का इतना बड़ा आमाला बहुत मुश्किल है। अभी तो जो अतिक्रमण हटाता है वो जिला प्रशासन ने हटाया, नगर पालिका नहीं हटाया। जिला प्रशासन जब भी अतिक्रमण हटाएगा, नगर पालिका का अमला तो उनके साथ रहना ही, मैसेज जाता है, नगर पालिका करती है। इस बार जिला प्रशासन ने हटाया था और हमने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि सर
बहुत गरीब वर्ग के लोग यहाँ रहते हैं। तो फिर उनने भी कहा कि ठीक है, तो थोड़ा बहुत कर करा कर रह गए थे, और फिर आप फिर देख लीजिए वहीं के वहीं सब वहीं के वहीं बैठ गए, कोई हटा नहीं, कोई वहीं के वहीं सब। अच्छा सर, मैं जिक्र करना चाहूंगा, शंकरपुर गौशाला टोरिया की करीब 300 बीघा जमीन पर अवैध अतिक्रमण है और जिलाधीश महोदय ने यह अतिक्रमण हटवाया भी था, लेकिन अब उनका चूंकि स्थानांतरण होने के बाद में अब दोबारा से वहां पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। तो सर उसको रोकने के लिए क्या ये जमीन जो है वो सारी सरकारी जमीन है? अगर हाँ तो फिर इतने बड़े पैमाने पर वहां पर कब्जा कैसे, अवैध कब्जा कैसे हुआ वहां पर? नहीं, प्रशासन ने वो भूमि निकाली थी, मेरे संज्ञान में है, और आज भी वो भूमि ओपन है, किसी ने कुछ नहीं किया। और वहाँ 2-3 जो प्रोजेक्ट हैं गवर्नमेंट के वो आ रहे हैं। सारी भूमि जितनी भी उन्होंने अतिक्रमण मुक्त करी थी वो आज भी वैसी की वैसी है, कोई ने अतिक्रमण नहीं किया है उसमें। सर इसमें तो बुला दी लड़का बुला दे। हाँ, आपका कहना है कि इसमें कोई ने अतिक्रमण नहीं किया है। और दूसरी बात, हमारे जो विधायक महोदय हैं 4 बार तो विधानसभा में प्रश्न भी लगा चुके हैं, और प्रश्न लगाने के बाद में भी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ है। और वहां पर जो क्या ऐसा प्लान है आपका आगे का कि पर्यटन स्थल वहां पर बनाया जाए, वहां पर अवैध कब्जे छोड़ा करके? हाँ, शासन की योजना है जी। और अतिक्रमण यदि हुआ है तो मुझे तो शायद ज्ञात नहीं है, लेकिन यदि आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हो रहा है तो मेरे तो चूंकि टोरिया फिल्टर प्लांट वहीं पे है जी, और मैंने एक पार्क का भी निर्माण किया जिसका नाम रखा है माधव उद्यान। मैं भी खुद भी देखूंगा प्रशासन ने भूमि छुड़ाई थी तो दोबारा कैसे हो रहा है। और सर एक वहाँ की ये भी समस्या रही है कि वहाँ के जो लोग वहां पर रह रहे हैं, आम जनता जब वहां पर रह रही है, तो वहां पर जाकर के मैंने विजिट किया तो कुछ लोगों का वहां पर ये कहना है कि हमें यही नहीं पता कि हम नगर पालिका में आते हैं, ग्राम पंचायत में आते हैं। आप वहां पर सड़कों की हालतें ऐसी है सर कि बरसात के समय में इतने पैर वहां पर खच जाते हैं उसमें। तो सर वहां अगर नगर पालिका में वो जगह आती है तो क्यों उसका अभी तक सुधार नहीं हुआ? और अगर नहीं आते हैं तो उनको नगर पालिका में लिया जाए ताकि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और सुविधाओं का लाभ वहां की आम जनता उठा सके। हाँ बिल्कुल सही है। वो पहले तो नगर पालिका क्षेत्र में नहीं आते। हमने टोरिया का निर्माण किया है, वो पंचायत मोहरी में किया है, नगर पालिका अलॉट कराई थी टोरिया पर। और वो लोग पुलिया देखी होगी आपने, पुलिया के बाद से वो पंचायत लग जाती है, मोहरी या मलखेरी पंचायत लग जाती है जी। तो वहाँ जो हमने एक मेन रोड बनाने का काम किया है ताकि पार्क तक और संदीपनी स्कूल तक लोग पहुँच सकें। और अभी 16 गांव हमने चिन्हित किए हैं जो नगर पालिका अशोकनगर में बढ़ाए जा रहे हैं। यदि परिसीमन की कार्यकारिणी होती है तो हम 16 गांव अशोकनगर के उसमें जोड़ेंगे और जो मूलभूत आवश्यकता है वो पूर्ण करने का काम नगर पालिकाओं के द्वारा होगा। और वो हमारे संज्ञान में भी यदि हमारे समय पर होता है तो हम अपने समय पर भी काम करेंगे, और नहीं तो अगली परिषद को तो करने, मतलब इस परिषद में मुझे 100% उम्मीद है कि शहर के आसपास की 16 ग्रामीण पंचायत कहलाती वो जुड़ने वाली है। अगले 5 साल बाद आप अशोकनगर को किस तस्वीर में देखना चाहेंगे, या 5 साल बाद आपका अशोकनगर को लेकर के, विकास को लेकर के क्या विजन है? अशोकनगर को लेकर यही है कि नगर पालिका क्षेत्र बड़ा हो जाए। सबसे पहले जो मूलभूत आवश्यकता है पानी और सड़क, वो हर जगह पहुंच जाए। उसके बाद विकास की दृष्टि से स्टेडियम का अच्छा निर्माण हो ताकि हमारे यहाँ के स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं वो आगे निकल सकें। अच्छा, हम पीएससी वगैरह के जो बच्चे निकलते हैं उसमें भी हमने कोशिश की थी कि शासन से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त हो तो नगर पालिका की तरफ से निःशुल्क वो लगाएं। तो अभी कोई प्रस्ताव वहाँ से आया नहीं है। और नगर के हिसाब से जैसे ट्रेनों का आवागमन हो, हमने एक और कोशिश की है कि नगर पालिका में बसें चलाई जाए नगर पालिका की तरफ से, जो गुना की तर्ज पर। हाँ, देखिए अब आगे क्या होता है। अच्छा, बसों का प्लान है एक सर, मतलब हमारे चैनल के माध्यम से एक नई चीज हमें दर्शकों को पता चली आज सर। लगभग अभी एक चर्चा जो अभी बहुत तेजी से है सारे शहर में, तुलसी सरोवर अवैध अतिक्रमण के मामले को लेकर के एनजीटी की सख्ती के बाद भी नगर पालिका की भूमिका पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहे हैं। अब बताइए आखिर गलती कहाँ हुई? सुधारने के बाद भी ठोस कदम क्या उठा रही है नगर पालिका? देखिए, यह जो विषय है जी, वो विषय वहाँ एक हनुमान जी की प्रतिमा तालाब के अंदर लगाई जा रही थी जी।
और उस विषय को लेकर कोई छत्तीसगढ़ के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने इस पे आपत्ति की थी, और शायद वो मध्य प्रदेश कई जगह आपत्ति भी कर चुके हैं, और इस बात को लेकर वेटलैंड ने कोई आपत्ति दर्ज कराई थी। उस समय नगर पालिका का हमारे गठन हो गया था, तो उस समय हमारे पास नोटिस आया था, तो उस काम को हमने रुकवा दिया था जी। और उसके बाद जो आसपास का अतिक्रमण है वो मैं बहुत क्लियर कर दूं, 2017 के बाद वेटलैंड लागू हुआ है, और वहां जो बस्ती है, जो 58 मकान जो उस तालाब के किनारे आ रहे हैं, वो 2017 के पहले के हैं, और वहां जो रघुवंशी धर्मशाला और जो यादव समाज का मंदिर है वो 2011-12 के आसपास के हैं। तो पहली बात तो ये कि 2017 के पहले के है, 2017 के बाद के नहीं है। दूसरे, जो कांग्रेस नेतागिरी कर रही है, कांग्रेस खुद भी गिरी है, कांग्रेस ने इस विषय को बार बार। अच्छा सर, 2017 को लेकर के ये क्या मतलब, 2017 का जिक्र क्यों हुआ? 2017 में वेटलैंड लागू हुआ है। अच्छा, हाँ, एनजीटी का जी। अब 2017 में लागू हुआ, 2017 के पहले क्या हुआ है तो वो विषय तो नहीं है। 2017 के बाद अतिक्रमण होता तो वेटलैंड उस पर कार्रवाई करता, हम भी कोर्ट जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, कांग्रेस ने इसको विषय बनाया और कांग्रेस ने झूठे सांचे आरोप लगाए, और उसका परिणाम ये हुआ कि 58 लोग फंस गए, और अब कांग्रेस उनके पास जा रही है कि हम आपका साथ दे रहे हैं। अरे यार, तुमने ही तो बेचारों को मरवा दिया, तुमने ही रोज रोज उठाते थे। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि पार्क के आसपास हमने जैसे विसर्जन कुंड का निर्माण किया, विसर्जन कुंड हमने तालाब के बाहर किया, जो बेस्ट पानी तालाब का निकल के जाएगा वो विसर्जन कुंड से होके जाएगा, तो वो हमने वेटलैंड के लिए नहीं किया। और सब समाज के लिए कोई काम कर रहा है तो मेरे अंदाज से है सब आड़े नहीं आना चाहिए। तो आप जो गलत राजनीति कर रहे हो और जो कांग्रेस जो नीति खेल रही है वो गलत है। हमने विसर्जन घाट बनाया तो हमने तो तालाब का संरक्षण किया ना। तालाब का संरक्षण इसलिए क्या कि इस तरफ बस्ती है शहर की, तो क्या तालाब जब ओवर हो जाएगा तो पानी बस्ती में नहीं आएगा, शहर में नहीं आएगा, तो हमने संरक्षण करने का काम किया। तो आप कहते हो ऐसा नहीं किया, तो फिर आज आप फिर उनके बेचारे आदिवासी बस्ती में, आधा बस्ती में पहुंचकर उनसे कह रहे हो कि जो तो सरकार कर रही, सरकार नहीं कर रही, ये कांग्रेस ने जो बीज बोया है उनको बेचारों को हटाने के लिए। लेकिन इसमें नगर पालिका या हम जो शहर के राजनीतिक लोग हैं, जो हम शहर की जनता के काम करते हैं, हम उनके लिए बचाने का काम करेंगे, कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से कहेंगे ये 2017 के पहले के हैं, इसलिए इनको न्याय मिलना चाहिए। चलिए, आपके माध्यम से आज आपका पॉइंट ऑफ व्यू उस विषय पर मिला जिसके चर्चे बहुत ज्यादा आम थे। तो हो सकता है कि अब कांग्रेस पार्टी भी कुछ अपना नया रास्ता निकाले, ताकि उनको तो इस विषय का पता चल गया है। आपकी नजर में अशोक नगर का सबसे बड़ा अधूरा काम क्या मानते हैं अभी तक, जो पूरा हो जाना चाहिए था? अधूरा तो ऐसा कुछ नहीं है, बस यही है कि पिछले 10 साल से वही चल रहा है कि नगरीय क्षेत्र को कुछ बढ़ाया जाए, ताकि जो शहर से लगे जो गांव के क्षेत्र है वो डेवलपमेंट विकास की तरफ अर्बन डिपार्टमेंट अर्बन में आ जाएं, तो उनका विकास हो सके। और शहर के लिए जो आवश्यक है वो मूलभूत आवश्यकता है वो चली रहेगी, धीरे धीरे उनको अमली जामा पहनाया ही जा रहा है। अच्छा, अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो सर आप एक दिन में क्या करेंगे? नहीं, पहले तो मैंने कभी सोचा ही नहीं है कि मैं एक दिन का प्रधानमंत्री बनूंगा। नहीं, ये लेकिन एक ये सोच होना चाहिए कि एक दिन में हम क्या कर सकते हैं, मुख्य काम जो आपकी नजर में है, आपके मेंटेनेंस में है कि हम ये कर सकते हैं एक दिन, एक प्रधानमंत्री पद के आधार पर। अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं है कि एक दिन में करूंगा क्या। अच्छा, अगर नीरज मनोरिया जी राजनेता नहीं होते तो कौन होते? यार मैं तो जाति से जैन व्यापारी होता, धंधा कर रहा होता। सर, अगर आज आपको खुद को वोट देना पड़ेगा खुद के लिए, तो 10 में से आप कितने नंबर देंगे अपने आप के लिए? मैं तो सेटिस्फाई हुआ, 10 में 10 ही दूंगा। अच्छा, मतलब मैंने जो सोचा था या जो सोच रहा हूँ वो मैं पूरी कोशिश करने, मैंने बताया ना आपको, बड़ी बड़ी चीजें, चाहे विसर्जन कुंड हो, विसर्जन घाट हो, मुक्तिधाम हो, सड़कों का जाल हो, सड़कों का निर्माण हो, नाले हो, जो करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास में भी मैं वहां बैठ के कहता हूँ कि यार देखो 19 से मत देखो, यदि गरीब आदमी है, पात्र है तो उसको दे दो, संबल है तो दे दो, जो बीपीएल है तो दे दो, रोको मत, किसी से पैसा मत लो। वो गरीब आदमी है, उसको बीपीएल की जरूरत इसलिए वो आपके पास आया, उसके बाद 1500 रुपये होते तो आपके पास क्यों आता। लेकिन इसके बावजूद मुझे जब खबर आती है कि उसने पैसे ले लिया, तो मैं तत्काल कई बार, आज से मैं पैसा लौटवाने का काम करता हूँ यदि मुझे जानकारी लग जाती है। और जो पहले प्रधानमंत्री आवास में जो गड़बड़ी कर गए, आपको पता 3 लोगों पर FIR है, जेल फिर आया है, तो मैं छोड़ता तो नहीं, मुझे जो मौका मिला है उसका करता तो मैं पूरा काम, और मैं सेटिस्फाई हूँ अपने काम से।
क्योंकि आप जनता के एक अभी राजनेता हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, तो सर आपको जनता का एक नजरिया तो पता होगा। अगर आपके काम का रिपोर्ट कार्ड जनता बनाए तो आपको क्या लगता है कि आप उसमें पास रहेंगे ए ग्रेड से, या फिर सुधार की आवश्यकता के आधार पर जनता आपको वोट देगी? देखिए, सुधार की आवश्यकता तो होती है। आप यदि जनता के बीच में जाएंगे तो देखो, उनकी मेरी तो 2 आंखें हैं जी, और उनकी सैकड़ों आंखें। मतलब शहर में इतने सारे लोग हैं तो कितनी आंखें हैं। उनका सोच और मेरे सोच में देखिए निश्चित रूप से अंतर तो होगा। मैं जिस चीज से सेटिस्फाई हो सकता है वो सेटिस्फाई नहीं हो, या वो कुछ और चाहते हो, तो यार ये तो मैं इस बात से नहीं हूँ। जनता का अपना व्यू हो सकता है, लेकिन मेरा जहां तक दिमाग चल रहा है, मैं जिस बुद्धि का आदमी हूँ, जो परिषद के लोग हैं, उसके हिसाब से तो हम पर्याप्त काम कर रहे हैं। लेकिन बस कहूंगा यही कि मेरी 2 आंखें हैं, मुझे सैकड़ों आंखें, हजारों आंखें देख रही हैं, तो उनका व्यू कुछ और भी हो सकता है। तो सर आइए रैपिड फायर राउंड की ओर बढ़ते हैं। तो आपको बस एक शब्द में या फिर बहुत कम शब्दों में उत्तर देना होगा, कम समय में। काम ज्यादा मुश्किल है या फिर राजनीति? राजनीति बहुत मुश्किल है। ज्यादातर टफ चीज क्या है आपके लिए, सोशल मीडिया या फिर विपक्ष? सोशल मीडिया। हम पर ही निशाना साधेंगे आप। अच्छा, एक आदत जो आप बदलना चाहते हैं आपकी? आदत में बदलना तो चाहता हूँ, बदल नहीं पा रहा हूँ। आदत का जिक्र कीजिए सर। नहीं, अब आदत कई बार क्या होता है, जैसे किसी ने कहा कि तुमने गलत काम करा दिया, अब चूंकि अपन नहीं कराया और अपन को ही पता है गलत काम करा दिया, तो अपन करना ही नहीं, तो सही काम है, ऐसा भी होता है। एक शब्द में अशोकनगर क्या कहना चाहेंगे? अशोकनगर के संभ्रांत नागरिक, अशोकनगर बेहतर जगह है और अशोकनगर अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोग होने के कारण अच्छे ही लोगों को पसंद अशोकनगर करता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद अशोकनगर को देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया, और मेरे जैसे कई लोगों का निर्माण किया, जो आज कोई राजनीतिक क्षेत्र में, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम क्षेत्रों आज अशोकनगर का ही नहीं पूरे देश भर का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसा अशोकनगर हमारा है। मीटिंग ज्यादा पसंद है या फिर फील्ड विजिट? फील्ड काम, मीटिंगें तो होती रहती हैं, लेकिन काम के प्रति ज्यादा है। लेकिन सर मीटिंग भी कहीं ना कहीं जरूरी मीटिंग तो 1 घंटे की मीटिंग, उसके बाद अमली जाओ पहनाना, इसलिए फील्ड में जाना। अच्छा, मुझे खुद भी फील्ड में जाना पसंद है, आपने देखा होगा मैं फील्ड में जाता हूँ, काम को खुद भी अपनी नजर से देखता हूँ। अच्छा, प्रैक्टिकल ज्यादा जल्दी होल्ड में आएगा क्योंकि थ्योरी के मुताबिक। बिल्कुल। जनता की सबसे अजीब डिमांड क्या रहती है आपसे? कोई ऐसी नहीं, विशेष नहीं, सबका अपना अपना वो रहता है। किसी को सफाई कराना है, किसी को लाइट जल, कुछ तो एक एंटिक रहती होगी सर की जो अजीब डिमांड लगती होगी आपको कि अरे ये कैसे हो सकती है, या फिर कुछ बहुत आसान सा सवाल अगर जनता कर दे, कुछ एंटिक चीज। अजीब डिमांड जो होती है कि यार मेरे संबंध चूंकि शहर में बचपन सब लोगों से है, हाँ, तो मैं जैसी नगर पालिका अध्यक्ष बना तो एक डिमांड जरूर रहती है कि यार वो नगर पालिका में लगा लेना। पहले वाले अध्यक्ष तो लगाए थे, उनकी तनख्वाह मिलती थी, यार वो नहीं हो पा रहा है। एक्चुअल क्या है कि अब सिस्टम बदल गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो अब वो संभव नहीं हो पाता। जी, यही नाराजगी मेरे लोगों की मुझसे है। तो सर आज की बातचीत में आपने खुलकर विचार रखे, खुलकर हमें समय दिया, अपने विचारों को दर्शकों के बीच में साझा किया, और अवश्य ही दर्शक आपकी बातों को समझ पाएंगे, कुछ सीख ले पाएंगे। कोई एक संदेश जो हमारी जनता को आप देना चाहते हैं, अशोकनगर की जनता? मैं हाथ जोड़कर अशोकनगर नगर पालिका क्षेत्र में रह रहे लोगों को निवेदन करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि हम जिस दिन से परिषद में आए, या माननीय मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, एक स्वच्छता का संदेश उन्होंने दिया है। मैं भी इस चैनल के माध्यम से, सानू भाई के माध्यम से एक संदेश और एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ कि स्वच्छता बनाए रखें। सुंदर स्वच्छ बनाने में किसी की भूमिका होगी तो नागरिकों की होगी। कोई तंत्र, कोई प्रशासन इस विषय पर कितना भी काम कर ले नहीं कर सकता। नागरिकों से अपील रहेगी कि स्वच्छता में सहयोग करें, और निर्माणाधीन या सरकार की जो योजनाएं हैं, उनका जो विजन है, उसको संपूर्ण रूप से आप स्वीकार करें, और जो सरकारी संपत्ति है उसका दुरुपयोग न करें। और विशेष तौर से यही कि हम जो पानी आपको अगले वर्ष बेहतर पानी शहर के हर घर पहुंचाएंगे, लेकिन इन गर्मियों में हम फिर आपसे आग्रह करते हैं कि यदि कोई समस्या होगी तो हमको याद करें, हमें टेलीफोन करें, हम उसको निजात दिलाएंगे।
क्योंकि मैं एक बात कहना भूल गया, मैं संदेश के माध्यम से कहना चाहूँ, इंदौर का जो भागीरथपुरा का जो केस हुआ है उसके बाद से यह समाचार बार बार प्राप्त होता है हमारे नलों में गंदा पानी आ रहा है। पहले क्या पता आता नहीं था, क्या नहीं होता था, लेकिन अभी बहुत शिकायतें, हमने सबको दुरुस्त करने का काम किया। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में आप सबका सहयोग वांछनीय है, कृपया सहयोग करें। धन्यवाद। और सर सबसे मुख्य बात, अगर आप विपक्ष के लिए तो पूरी बातचीत के बाद में अगर आप विपक्ष के लिए कुछ सलाह देना चाहेंगे तो दिल से सलाह देंगे या फिर राजनीतिक तौर पर? नहीं, देखिए हम राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो पक्ष विपक्ष तो होता ही है, लेकिन उन लोगों को सलाह देना कि जो जिनका सिर्फ झूठ की बुनियाद पर ही राजनीति रखी हो, जिनको सिर्फ और सिर्फ कुछ करना ही नहीं है, हर चीज पर झूठी बात करना है, उन लोगों को कोई सलाह नहीं है, उनका कोई मेरे राजनीतिक जीवन में कोई उनको जगह नहीं है। लेकिन अन्य विपक्षी दलों के लिए जो और भी अन्य राजनीतिक दल है उनको बहुत मैं साधुवाद देता हूं कि मेरे 4.25 वर्ष के कार्यकाल में जहां हमने अच्छा काम किया, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने कहा कि अच्छा काम किया है, सार्वजनिक रूप से विपक्षी है, और गलत काम किया है तो गलत का भी उन्होंने मुझे कहा, हमने सुधार किया है। लेकिन कुछ लोगों को जिनको सिर्फ राजनीति करना, उनको कोई सलाह नहीं, अपनी डिक्शनरी में उनका कोई स्थान नहीं। सर बाहुबली 2 तो आपने देखी होगी? हाँ देखिए। और बाहुबली 1 भी देख ली होगी? अब ऐसे ध्यान नहीं यार, देखी तो है बाहुबली। क्या कहना चाहेंगे, क्या उसमें दिखाया गया है और क्या सीख उससे आपको मिली है, या क्या एक नजरिया भारत और पाकिस्तान का वहां पर दिखाया गया है? देखिए मानवता सबसे बड़ी चीज है, और भारत पाकिस्तान के बीच में मतलब पाकिस्तान जो है वो मानवता को तार तार करता है, जबकि भारत मानवता और संस्कृति को बचाए रखने के लिए और के लिए जो काम करता है वो दुनिया देखती है। और 2014 के बाद जो परिवर्तन देश में आया और दुनिया में जो हमारा स्थान प्राप्त हुआ है वो महत्वपूर्ण है। मानवता सर्वोपरि है, मानवता पर जीना, और जो हमारा जैन धर्म का सिद्धांत है जियो और जीनो, इस सिद्धांत पर आना चाहिए, यही हमारे देश का मूल सिद्धांत है। नहीं, लेकिन सर अगर उसको देख करके कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को वहां पर सपोर्ट किया गया है? अब वो तो क्षेत्रीय पार्टी जैसा है, देश भर में भी अपने यहाँ भी कई क्षेत्रीय पार्टियां प्रांतों में, तो वो एक दल बन जाता है क्षेत्रीय। सर भारतीय जनता पार्टी से आप हैं और भारतीय जनता पार्टी तो पूरे भारत में है, तो आप भारतीय जनता पार्टी के लिए सपोर्ट करते हैं और उसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए धुरंधर 2 में और धुरंधर 1 में सपोर्ट किया गया है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आपको ऐसा कुछ देखने को मिला नजरिया? हाँ, जो कि पूरे देश में ये चर्चाएं हैं, आज धुरंधर 2 को लेकर के कई सारे चैनल शो में लेकर के भी डिबेट चल रहा है, तो मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा सर कि क्या कहना चाहेंगे? धुरंधर 2 मैंने देखी है और मुझे लगता है कि धुरंधर 2 में जो कुछ बताया गया है जी, देखिए हर चीज तो कल्पना नहीं होती, कुछ ना कुछ तो यथार्थ होता ही है। और जिस तरह से नोटबंदी या अपने लोगों का जो कुछ हुआ है उसमें, वो मुझे लगता है सकारात्मक है और उसको देखना चाहिए धुरंधर 2 को, और यह भी महसूस करना चाहिए कि हमारे देश में जो कुछ हो रहा है वो, और हमारे देश के जो जाबाज लोग हैं जो बाहर जाके अपने देश की रक्षा करने के लिए, अपने देश के दुश्मनों को नष्ट करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और धुरंधर 2 देश हित में है। जब से ये चाय वाला आया है, जीना हराम कर दिया, दाऊद इब्राहिम के कैरेक्टर के ये शब्द, तो क्या ये वास्तविकता है? हमारी वास्तविकता तो होनी चाहिए जो बताई गई है, क्योंकि देश में जो हालात चल रहे हैं। हाँ मतलब मैं जो देख के आया हूँ तो अब मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जिसने भी बनाई होगी, जिसने भी देखा है, जिसने चश्मदीद है, जिसने इस पूरी पिक्चर को बनाया है, जिसने ये पूरा उपन्यास लिखा होगा, तो वो बात कुछ सत्य होगी। और चाय वाले से तो स्वाभाविक भी है, देश का विपक्षी दल भी परेशान है और दुनिया की कई कंट्रियां भी परेशान है, इसकी चाय वाला तो मजबूत आदमी है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय नीरज मनोरिया जी। लेकिन मिलने के बाद, बातचीत करने के बाद में अगर एक लाइन में मैं आपको इनका परिचय दे दूं, तब कहूंगा कि तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है। तजुर्बे उम्र के सुनकर गजब का जुनून मिलता है, ये वो वटवृक्ष है जिनकी छाया में दिलों को सुकून मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे समस्त दर्शकों का जिन्होंने इतना अमूल्य समय हमें दिया। और यदि हमारी आज की बातचीत में कोई भी बात आपके हृदय के द्वार को दस्तक दे, तो हमारी
हमारे कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुले हुए हैं, आपकी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।